नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। वक्त हल्ला बोल का है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। श्रीनगर की सड़कों पर फिर से पत्थर बरसने लगे हैं। एक तो मसर्रत आलम की गिरफ्तारी का विरोध, दूसरा त्राल मुठभेड़ के खिलाफ प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या कश्मीर में सरकार की नीति कटघरे में है। कौन से है वो 5 सवाल जिस पर आज हम करेंगे चर्चा। सबसे पहले वो रख देते हैं आपके सामने। कश्मीर में बिगड़े हालात के लिए क्या है सरकार जिम्मेदार? बीजेपी और पीडीपी की चल रही है सरकार। क्या मसर्रत की गिरफ्तारी में सरकार ने बहुत देर कर दी, जिसकी वजह से सरकार कश्मीर में इस तरह के हालात इस वक्त पैदा हुए हैं? क्या सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी समझौता कर रही है? क्या मसर्रत जैसों की रिहाई ही गलत है? सबसे बड़ा सवाल। ये जो कोशिश है रीच आउट करने की कोशिश, उसमें ये गिरफ्तारियां बंद करना, लोगों को रिहा करना ही गलत फैसला है? क्या पाकिस्तान कश्मीर के हालात का इस वक्त फायदा उठा रहा है? ये है वो 5 सवाल जिस पर आज हम करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान भी हमारे साथ मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। क्या मसर्रत की गिरफ्तारी में देरी से पूरा का पूरा हंगामा खड़ा हुआ है? पाकिस्तान मेरी जान के नारे लगाने वाले मसर्रत आलम की गिरफ्तारी के बाद उसके समर्थक खुल गए। विरोध की पुरानी रवायत शुरू हो गई। हाथों में पत्थर आ गए और पुलिस वालों पर बरसने लगे। इधर सियासत तो पहले से चालू थी, अब और तेज हो गई। किसी ने दंड कसा तो बीजेपी ने कहा कि श्रीनगर में पथराव ये पहली बार नहीं। श्रीनगर की रैली में पाकिस्तानी झंडे लहराने के लिए उकसाने वाला मसर्रत और पाक समर्थक नारे लगाने वाला मसर्रत बीजेपी और पीडीपी के बीच जोर आजमाइश की वजह बन गया। केंद्र की ओर से सख्त निर्देश के बाद भी घंटों लग गए। सुबह 9 बजे श्रीनगर से उसे गिरफ्तार किया गया। नजरबंद तो एक दिन पहले से था। गिरफ्तारी के बाद श्रीनगर का मंजर बदल गया। जो नरम अलगाववादी मारे जाते हैं, उनमें भी मसर्रत आलम की रूह सवार हो गई। वैसे मसर्रत की गिरफ्तारी तय मानी जा रही थी, बस वक्त मुकर्रर नहीं था। इस बीच इधर तंज की बारिश शुरू हो गई। लेकिन दिलचस्प है कि कल तक कानून की दुहाई देने वाले मुफ्ती मोहम्मद सईद भी बोल पड़े। किसी को भी भारत की धरती पर पाकिस्तान का झंडा बुलंद करने और पाकिस्तान के नाम के नारे लगाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मसर्रत की गिरफ्तारी की रणनीति दिल्ली में बनी। सबसे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुफ्ती मोहम्मद सईद से बात की और मसर्रत पर बिना देरी किए कार्रवाई करने को कहा। इसके बाद गृह मंत्री ने मुख्य सचिव और डीजीपी से भी बात की। कल देर रात बीजेपी ने पीडीपी को साफ कर दिया कि अगर मसर्रत आलम पर कार्रवाई नहीं हुई तो बीजेपी का कोई भी मंत्री कैबिनेट की बैठक में हिस्सा नहीं लेगा। मुफ्ती सरकार पर इसका असर हुआ। पहले सैयद अली शाह गिलानी अपने घर में ही कैद कर लिए गए, फिर मसर्रत आलम की बारी आई। इन सबके बीच बीजेपी महासचिव राम माधव दिल्ली से जम्मू के लिए रवाना हुए, जहां बीजेपी वर्किंग कमेटी की 2 दिन की बैठक बुलाई गई है। पार्टी पीडीपी से अलगाववादी नेताओं पर नरमी के खिलाफ है। राष्ट्रवादी होने का संदेश खतरे में है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ेंगे। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं। हमारे साथ गौरव भाटिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। राकेश सिन्हा जी, विचारक संघ के, कुछ ही देर में जुड़ेंगे। हमारे साथ अभिजीत जसरोटिया, जो कि पीडीपी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी से भी हमारे साथ नलिन कोहली जुड़ेंगे कुछ ही देर में। सबसे पहले लेकिन आपके पास आते हुए अजय कुमार जी, कुल मिलाकर जो तस्वीर इस वक्त समझ में आ रही है, ये कहा जा सकता है कि सरकार ने तय कानून के तहत, क्योंकि कानून कहता था रिहाई कीजिए, रिहा करना पड़ा, अब उन्होंने उसकी हरकत के बाद उसको एक दिन में गिरफ्तार कर लिया है। क्या सही होगा सरकार को जिम्मेदार ठहराना इसके लिए? देखिए अंजना जी, ये पहले से हम कह रहे थे कि बीजेपी और पीडीपी का एक फिक्स मैच है। और बीजेपी एक सत्ता के लोभ में जो इन्होंने जो सरकार गठित की है जम्मू और कश्मीर में, हाँ। एक तरफ बोलते हैं कि हम देश के बहुत बड़े राष्ट्रवादी पार्टी है, लेकिन ये राष्ट्रवादी मुखौटा तो बहुत पहले उठ चुका है। कभी 370 आप देख लीजिए ना कि जिस तरह से पाकिस्तानी सीज फायर वायलेशंस हो रहे हैं। मार्च 20 तारीख को 2 आतंकवादी हमले हुए थे, एक पुलिस थाना में और एक आर्मी कैंप में। उसके बाद आप देख लीजिएगा कि यासीन मालिक का भाषण, फिर इंदिरा बी का भाषण, ये सब पहले नहीं होता था। नहीं, राम माधव कह रहे हैं ये सब पहले नहीं होता था क्या? ये सब तो पहले भी होता था। अच्छा, तो अब पहले होता था तो हम आवाज उठाते थे कि नहीं यार हम लोग उस पर कार्रवाई कर। आप बता दीजिएगा जिस तरह से आतंकवादी की घटना जो है, हाँ। कांग्रेस यूपीए पुराने सरकार में आतंकवादी घटना कम हुए थे, वो तो सबके सामने आंकड़े हैं। आप आंकड़े के आधार पर चल लीजिए ना। तो राम माधव बोलते हैं कि आप तो क्यों बोलते हैं कि 56 इंच का छाती है,
ठीक है। क्यों बोलते हैं कि लाल आंख दिखाएंगे, गौरव भाटिया एक सर जी, काट करके गौरव भाटिया जी, फिक्स मैच क्यों है ये? कश्मीर में स्थिति बहुत ठीक है। बिगड़ रही है। ठीक है, फिक्स मैच क्यों है ये? अंजना जी, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूं कि जब हम सबको पता था कि मसरत आलम बाहर आएगा, तो कानून है प्रिवेंटिव डिटेंशन का। प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसा नाम कहता है, आप ऑर्डर इशू कर सकते हैं। गौरव भाटिया की आवाज नहीं आ रही किसी तकनीकी खराबी की वजह से, सुन नहीं पा रहे हैं हम। अच्छा ठीक है, आप बोलें गौरव, अपनी बात बोलें, अपनी बात पूरी करें। हाँ अंजना जी, मैं कह रहा था कि देखिए, सबसे बड़ी गलती जो प्रदेश सरकार से हुई है वो इसलिए हुई है कि जब मसरत आलम बाहर आने वाला था तब एक प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून है, अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट भी है, आप उसमें ऑर्डर इशू कर सकते हैं जिसमें कि आदमी को आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हैं। मसरत आलम जैसा खतरनाक व्यक्ति अगर बाहर आता है तो वो क्या करता है हम सब ने देखा है। हर भारतीय की आत्मा जो है झिझोड़ दी गई जब देखा कि पाकिस्तानी झंडे भारतीय धरती पे दिखाई जा रहे हैं, और जिस तरह से नारे लगाए मसरत आलम ने, और यही उम्मीद की जा रही थी। इसलिए पहली गलती जो प्रदेश सरकार से हुई कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर नहीं पास किया। दूसरी गलती क्या हुई कि एफआईआर रजिस्टर करने में ही देर करी उन्होंने, और उसके बाद 2 दिन का समय लिया अरेस्ट करने में। ये एक एक मिनट जो मसरत आलम बाहर रहेंगे, अंजना जी गौर करिएगा, ये हमें सालों पीछे ले जाते हैं, क्योंकि ये भड़काऊ भाषण देते हैं, जनता को उकसाते हैं। इनका जेल में रहना ही उचित है। तीसरी बात मैं ये कहूंगा, ऐसा क्यों कर रही है? अगर आप कह रहे हैं कि सरकार जानबूझकर लेट कर रही है, क्यों कर रही है? मंशा क्या है? क्यों कर रही है ऐसा? वजह क्या है? देखिए, ऐसा इसलिए कर रही है कि पीडीपी कहीं ना कहीं ओछी राजनीति, अपने वोट बैंक को वो समझती है कि बढ़ाएगी ये सब करके, जबकि इसमें वो जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज कर रही है, जो कि बहुत ही दुखद है। और मैं अंजना जी आपसे एक अहम बात और कह दूं, कई सूत्रों से आज पता चला कि केंद्र सरकार के इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं कि मसरत आलम जैसे लोग और कई ऐसे व्यक्ति हैं जो पाकिस्तान से आदेश लेके यहां पे माहौल खराब कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से कि इंटेलिजेंस इनपुट्स क्या उनके पास है ही नहीं? और अगर है नहीं तो ये टोटल इंटेलिजेंस फेलियर है, और अगर इनपुट्स हैं तो वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अभी तो अंद्राबी जैसे लोग हैं, अभी तो और कितने और सेपरेटिस्ट हैं जो कि भड़काऊ भाषण देंगे, उनके लिए अभी क्या कर रहे हैं? फिर इंतजार कर रहे हैं कि वहां जाने जाए मासूमों की, तब हम कुछ कदम उठाएंगे। ठीक है, बहुत सारे आरोप लगे हैं। इस बीच तीनों मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले नलिन कोहली जी, आपके पास आते हुए जवाब दीजिए, आज भारतीय जनता पार्टी के लिए कश्मीर बड़ा है, राष्ट्रवाद बड़ा है, या फिर सत्ता? सीधा सवाल है। ये सीधा सवाल का सीधा जवाब है। हम लोग कभी सत्ता के पीछे भागे नहीं, उस रूप से सत्ता में रहने के लिए कभी बेबस रहे नहीं। ये तो सवाल मुझे लगता है जो अन्य आपके साथ बैठे उन पर ज्यादा प्रासंगिक है, हम पर कम है। दूसरा, ऐसा मैं मानता हूं कि जहां राष्ट्रवाद की बात है, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूँगा, हमारी राष्ट्रवादी के हम राष्ट्रवाद जो है अब एक अलग रूप से, हम ना उसामा को उसामा जी कहते हैं, ना ही हम मसरत आलम को मसरत आलम साहब कहते हैं। आज दिग्विजय सिंह ने कहा है, तो कांग्रेस ज्ञान तो बहुत कुछ बोले, ना ही हमने किसी पर इस प्रकार की जासूसी की है जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे 12-14 साल 16 साल। तो इनकी एक परिभाषा राष्ट्रवादी होने की अलग है, हम अलग है। हम अपनी बात रखते हैं, वो तय करें। नलिन भाई से इससे अतिरिक्त नहीं प्रश्न बाद में पूछे, कई प्रश्न पूछे गए, मैं थोड़ा बोल लूं। अरे सुन लीजिए उसके बाद जरूर बोलिए। बाकी रही बात उत्तर प्रदेश की, वो तो उत्तम प्रदेश है। नहीं मैं एक मिनट खत्म कर लेता हूँ। उत्तर प्रदेश क्वेश्चन है, एक काउंटर क्वेश्चन है गौरव भाटिया। मैं मानता हूँ कि जो भाजपा केंद्रित राज्य है, राज्य जो है, 2 प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के शहीद हुए हैं आतंकवादी की गोली से। अदब से आपकी बात सुनी, और अगर आप बीच में बोलेंगे तो मैं भी बोलता जाऊंगा। ठीक है, चलिए अपनी बात पूरी करें। जो उत्तम प्रदेश है, उत्तर प्रदेश जिसे उत्तम प्रदेश बनाया है समाजवादी पार्टी ने, मैं मानता हूं कि कोई भी भाजपा शासित प्रदेश, इतनी उसकी पुलिस अच्छी नहीं है जो भैंसों को ढूंढ पाती है, लेकिन इंसान जो क्राइम करते हैं उनको नहीं। तो नलिन कोहली जी, भैंसों का दूध पिलाना है तो वो किसी और को पिलाए। भैंसों गाय की बात करने लग जाते हैं। कम से कम आज जब हम लोग
लोग नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, भारत की अखंडता की बात कर रहे हैं, तो नलिन जी भैंस का दूध और बाकी गाय के दूध की बात करना चाहते हैं। आपसे नलिन जी मेरा सिर्फ इतना सवाल है, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि अंद्राबी जैसे व्यक्ति है जिन्होंने पाकिस्तानी झंडा फहराया है भारतीय धरती पे, अंद्राबी का आपने क्या अभी तक किया है? क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि वो भी भड़काऊ भाषण दे और जो स्थिति है जम्मू एंड कश्मीर में और खराब हो तब आप कार्रवाई करेंगे? और ऐसे कितने और कैपेसिटेड लीडर हैं आपने मैंने आपकी बात सुन ली, ये प्रश्न या भाषण हो रहा है, कब होगी? आपने जितना लंबा प्रश्न किया उससे कम छोटा ही आंसर है। जल्दी से मैं राकेश सिन्हा जी की बात करना चाहती हूँ। आपके यहाँ समय की कमी होती है, इसमें छोटा जवाब है, अगर बोलने देंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा। प्लीज अजय कुमार जी प्लीज प्लीज नहीं, हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। कांग्रेस की एक नई चाल होती है, दूसरा बोले तो तुरंत सब बोलना शुरू करो। एक एक करके जल्दी से नलिन जी छोटा सा जवाब दीजिए। अच्छा आप बोल लीजिए अजय जी, आप बेतुक हो रहे हैं, मैं बाद में बोल दूंगा। देंगे तो नलिन जी उस पर नहीं देंगे क्या? नहीं मैं जवाब तो दूं, एक ही जवाब। मैं इंसान हूं, मैं राहुल गांधी नहीं हूं साहब जो मतलब हर चीज कर सके। अब आ जाते हैं वापस। हम तो अरे छोड़िए ना, क्यों आप मुझे उकसा रहे हैं? ऐसे क्यों सारे 1947 से अब तक लंबी बात कर सकते हैं, लेकिन कश्मीर पे तब लौटेंगे जब आप मुझे बोलने देंगे। जो है उस तरह का जब आप मुझे बोलने देंगे तो कश्मीर पे भी लौटेंगे ना, पूरी जनता मैं के आप सामने लोगों को बात इजाजत दे ही नहीं सकती कि आप हमारा अमित शाह जी का अरे हमारा वक्त बहुत कीमती बोलिए है। ना। एक सेकंड प्लीज, सबकी आवाज नीचे कर दीजिए, सबकी आवाज नीचे कर दीजिए। हमारा वक्त बहुत कीमती है। आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज प्लीज एक दूसरे को मर्यादा को ना हम लांघें, क्योंकि वक्त बहुत कम होता है और सब उलझे रहते हैं और मुद्दे पर हम आ ही नहीं पाते हैं। मेरा सवाल राकेश सिन्हा जी आपसे ये है कि आज क्या भारतीय जनता पार्टी समझौता कर रही है? यही राम माधव जो पहले यूपीए पर दहाड़ते थे कश्मीर के मुद्दे पर, आज देश को बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि कश्मीर में पथराव पहली बार नहीं हुआ है। देखिए मैं इस बात से सहमत हूं कि कश्मीर में किसी भी प्रकार से पाकिस्तानी गतिविधि को, चाहे छोटे रूप में हो बड़े रूप में हो, पूरी शक्ति के साथ निपटना चाहिए। सरकार ऐसा नहीं करती है तो सरकार अपराधी मानी जाएगी। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पीडीपी पर दबाव डाला है, उसी दबाव का परिणाम है कि पीडीपी काम कर रही है। यहाँ मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आप लोग चाहे कोई भी, ये तस्वीरें आप लोग नलिन कोहली जी, राकेश सिन्हा जी देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? आपने परिस्थिति को बिगड़ने दिया, आपने परिस्थिति को बिगड़ने दिया। अंजना जी मैं बात पूरी कर लूं। अंजना जी मैं दो बातें मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि कश्मीर में पहली बार कश्मीरी पंडितों को बसाने की बात पर कश्मीर में स्वागत हो रहा है। जो विरोध करने वाले मुट्ठी भर लोग हैं, जो प्रो पाकिस्तानी मुट्ठी भर लोग हैं, 2000 लोगों को 2 लाख मत बताया जाए। और जब उन्होंने बंद का आह्वान किया तो 2-3 कस्बों को छोड़कर कश्मीर घाटी में इसका असर नहीं हुआ। पहली बार कश्मीर घाटी में भगवा झंडा लहरा रहा है। भारतीय झंडा के साथ भारत की संस्कृति वहां पहुंच रही है और कश्मीर का भारतीयकरण हो रहा है। ये देख नहीं पा रहे हैं, ये अजय कुमार जी नहीं देख पा रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के लोग नहीं देख पा रहे हैं। और मैं उनको यह भी कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात सुनिए। अजय जी हमने कहा सभी भारत और पीडीपी की सरकार पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए और पाकिस्तान के नारे तो हम लोगों ने सुन लिया। मुझे अभिजीत के पास एक छोटे से जवाब के लिए मैं जाना चाह रही हूँ। प्लीज 30 सेकंड में अपना जवाब दीजिएगा, दूसरों की बात सुने बगैर। पीडीपी की सरकार बीजेपी के साथ गठबंधन में है, लेकिन आपने अपने वोट बैंक की राजनीति साधने के लिए जम्मू कश्मीर पर ये जो खतरा है उसको आने दिया। और अभिजीत जी उसके बाद अब जाकर परिस्थिति इतनी बिगड़ गई है, अब आप पता नहीं क्या करेंगे। किन्हीं वजहों से कुछ दिक्कत आ रही है साहब, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। अच्छा अब आ रही है, बोलिए। देखिए हाँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर जवाब देना चाहूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता को। इनका तो कोई हक ही नहीं बनता किसी पैनल पे आके ये कश्मीर को डिस्कस करें, क्योंकि ये जो कश्मीर की प्रॉब्लम है ये इन्हीं की देन है, ये इन्हीं की देन है। देखिए और ये इन्होंने ये देन के तब आज की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। आप इनका देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने जैसे हमें आजादी मिली अगस्त में, सितंबर में उन्होंने 513 नंबर की टेलीग्राम सीधी जिन्ना साहब को लिखी वहां पर, और वहां पर वो कहते हैं कि ये जो है ये प्रॉब्लम है कश्मीर का इशू, इसे चले यूनाइटेड नेशन में लेकर जाएंगे। आज ये लोग यहाँ आकर पैरवी कर रहे हैं किसकी प्रॉब्लम क्रिएट की है किसकी नहीं है। अगर हमारी पीडीपी आज इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की, सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, उसके अंदर ये सब प्रॉब्लम तो आ ही रही है जो हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को आप देखें, पहले से ये चीज कितनी बदल गई है। अगर आप सन 1990 के दशक में जाएं तो शायद हर घर के ऊपर वहां पर आपको हरा झंडा दिखाई देता है। आज ये झंडा कहीं कुछ रैलियों में कभी कभार पाया जाता है। तो आप खुद देखें कि ये हालात सुधरने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जब ये हालात सुधर रहे हैं इन सब लोगों को यहाँ पर नहीं इनसे रहा जा रहा है, इसीलिए ये सब लोग ऐसी बातें यहाँ पर करते हैं। अजय कुमार जी, देश के प्रधानमंत्री को हिटलर कहते हैं दिग्विजय जी। एक सेकंड। दिग्विजय सिंह जी देश के प्रधानमंत्री को हिटलर कहते हैं और दूसरी तरफ मसर्रत साहब कहते हैं।
ये है आपका नजरिया? मकसद साहब का तो मैं देखिए एक चीज, पहले तो अंजना जी मैंने कभी सुना ही नहीं इस बात को, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ कहा तो उचित, मैंने कहा कि राजनीति में जो किसी तरह के उस तरह का शब्द करना, प्रयोग करना उचित नहीं है। पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अजीब स्थिति है। आप आतंकवादी हमले पर नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला को जो है उस समय जो है नजरबंद कर लिए थे 15-16 साल के लिए। वो हर वक्त जो जब अपनी विफलता को जो कांग्रेस के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। दो आतंकी हमले जो हुए थे, अरे दो आतंकवादी हमले जो हुए थे मार्च में, वो किसका हमला था? लगातार जो पाकिस्तान का झंडा फहराया जा रहा है पुलिस हेडक्वार्टर के सामने, वो किसका गलती था? आप त्राल में जो स्थिति उत्पन्न हो रही है और जिस तरह से अलगावादी लोग को जो हवा मिल रही है, वो किसका गलती है? और बोलते बात महाराज के पीडीपी और बीजेपी इतिहास में उलझिएगा अजय जी तो बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला क्या कर रहे थे और किसकी जानकारी में क्या कर रहे थे, बहुत सारे राज हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही कि जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, सीधे सीधे ये क्यों न कहा जाए कि पीडीपी के साथ आपके गठबंधन की सरकार उसके लिए जिम्मेदार है? राष्ट्रवाद की बड़ी बड़ी बातें अपनी जगह, लेकिन आपने सत्ता के लिए जो समझौता किया है उसकी वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। देखिए अंजना जी, पहली बात तो हमें ये समझने की ज़रूरत है और हम बहुत स्पष्ट तौर से और बहुत साफ तरीके से कहना चाहते हैं कि किसी भी रूप में आतंकवाद हो, अलगाववाद हो, भारत विरोधी हरकतें करने वाले लोग हों, उनके साथ न कोई नरमी, न कोई समझौता, न कभी हुआ है, न कभी होगा और न आने वाले दिनों में कभी हो सकता है। क्योंकि हम कभी भी भारत की किसी भी हिस्से की धरती को तालिबानी तांडव का मैदान बनने नहीं देंगे। और इसीलिए अगर आपने देखा तो ये भी देखा होगा कि जिन लोगों ने ये नारे लगाए, जिन लोगों ने इस तरह की शैतानी हरकतें करने की कोशिश की, उनको 24 घंटे में जेल के शिक्षों में डालने का काम भी उसी सरकार ने किया है। इससे पहले जो बात सही है, आपने अभी मैंने सुना, आपने कहा कि ये पहली बार नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं पहली बार हुआ है, लेकिन पहली बार ये हुआ है कि 24 घंटे के अंदर ऐसे राष्ट्र विरोधी मंसूबे रखने वाले लोग जेल के शिक्षों में गए हैं, कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। रिहा करना गलत फैसला था? आगे भी उन लोगों को रिहा करना गलत फैसला था? जिस समय रिहा किया गया था हमने कहा था गलत फैसला था, बिल्कुल गलत फैसला था। और हमने उसको जो है वो अभी मैं हम नहीं कह रहे, हमेशा इस बात को कहा और हमने उस वक्त सरकार से भी स्पष्ट तौर से कहा कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि राष्ट्र विरोधी ताकतों के इस तरह के शैतानी मंसूबा रखने वाले लोगों की जगह जो है वो जेल में होनी चाहिए, उनको जेल के शिक्षों में रहना चाहिए। और इस बात को हम अभी भी कहते हैं। इसलिए जो है ये जो पत्थरबाजी, ये पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये आम लोगों पे नहीं कर रहे हैं, ये खुद अपने शैतानी मंसूबों पे पत्थर मार रहे हैं। और एक बात बहुत स्पष्ट है, बहुत साफ है, हमारी तरफ से बिल्कुल क्लियरिटी है कि हमने जो समझौता किया है, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, वो कश्मीर, एक सुरक्षित कश्मीर, एक संपन्न कश्मीर, एक समृद्ध कश्मीर के दिशा में कश्मीर बढ़ सके, इसके लिए है। और ऐसी किसी भी मंसूबे को, ऐसी किसी भी शैतानी हरकत को हम इजाजत नहीं दे सकते। नकवी जी, ये एक समृद्ध और अच्छा और शांति भर वाला वो कश्मीर नहीं है जिसका आपने वादा किया था। मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा है, कश्मीर, राष्ट्रवाद, सरहद पर वो ये करते हैं, बहुत अलग किस्म की बातें करके आप लोग सत्ता में आए थे, लेकिन आज लगता है कि कश्मीर से बड़ा आपके लिए वहां पर सत्ता है। इस वक्त राज्यसभा में वो आंकड़ा है जिसको पहुंचने के लिए आप बेताब दिखते हैं, क्योंकि आप अपने एजेंडा को आगे ले जाना चाहते हैं। बड़ा ईमानदार सवाल है, ईमानदार जवाब दीजिएगा। सत्ता ने आपके नरम और शब्द, सब आपके शब्द और तेवर सब नरम कर दिए हैं। अंजना जी, इससे पहले कश्मीर में ये पहली बार सरकार नहीं बनी है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी एनसी की भी सरकार रही है, इससे पहले जो है पीडीपी की भी सरकार रही है, इससे पहले भी सरकार में लोग रहे और इस तरह की आतंकवादी, इस तरह की अलगाववादी, इस तरह की नारेबाजी, इस तरह की पत्थरबाजी, इस तरह की गोलीबाजी होती रही है। आज अगर आपको ये फर्क महसूस नहीं हो रहा है या हो रहा है कि 24 घंटे में अगर ऐसी ताकतें कि इस तरह का दुस्साहस कर रही हैं, इस तरह की अपनी शैतानी हरकतों को अंजाम देने का षड्यंत्र कर रही हैं, तो उनके खिलाफ हम उतनी सख्ती के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि हर चीज हम मीडिया के अंदर हर चीज हम जो है वो कैमरे पे और स्टूडियो में नहीं कह सकते, लेकिन केंद्र सरकार को जो कुछ भी कहना है आतंकवाद के मुद्दे पर, अलगाववाद के मुद्दे पर, वो राज्य को संदेश बहुत सख्ती का, बहुत साफ तरीके का, बहुत स्पष्टता का दे दिया गया है। ठीक है अंजना जी, ठीक है, उम्मीद यही करेंगे कि सख्त कदम हो, क्योंकि कैमरे के सामने आप वादे नहीं कर सकते, लेकिन कैमरे पे जो दिख रहा है मुख्तार जी, वो देश को परेशान कर रहा है इस वक्त। गौरव भाटिया जी, ये बात सही है।
अंजना हम यही नहीं कर रहे, जी, सिर्फ खाली देश मुख्तार को जी से मैं खाली इतना देश कहूंगा के अन्य हिस्सों को नहीं। कि वहां कश्मीर में मुख्तार जी, बस मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा, एक भारतीय होने के नाते कह रहा हूं, जी, इसमें जी। कोई पार्टी राजनीति नहीं है, कि कश्मीर में हाँ, शांति बिल्कुल। थी और आप खुद कानून के ज्ञाता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज होते हैं। मसरत आलम जैसा व्यक्ति अगर बाहर आएगा तो मुख्तार जी जो वो कर रहा है वो ही करेगा, क्योंकि उसको वही आता है करना। क्या आप नहीं समझते जम्मू एंड कश्मीर की सरकार को तुरंत पहले भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में उसको डिटेन करना चाहिए था? ठीक है, जवाब और सुनते हैं, मैं जवाब आज भी सुनते हैं। आपसे मुख्तार जी, एक गुजारिश कर रहा हूं, जवाब दीजिए। एक मिनट। हाँ। आज जैसे लोग बाहर हैं, अंद्राबी ने पाकिस्तानी झंडा दिखाया था, उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई आप करते हैं? और कोई भी व्यक्ति अगर पाकिस्तानी झंडा दिलाता है या इस तरह की बात करता है जो देश के विरोध में है, ठीक है, गौरव जवाब लेते हैं, गौरव जी जवाब लेते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जी, इस सवाल का जवाब दीजिए। प्रिवेंटिव अरेस्ट क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं आप? हमें एक बात की बहुत खुशी है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के हर राजनीतिक दल, हर व्यक्ति के एक ही जबान पर एक ही बात है कि आतंकवाद और अलगाववाद से किसी तरह की नरमी नहीं, समझौता नहीं। ये देश की हमारी खूबसूरती है और देश का हमारा संकल्प है। और जो अभी गौरव भाटिया साहब ने कहा, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं कि किसी भी तरह का कोई भी नरमी का व्यवहार ऐसे लोगों के प्रति नहीं हो। इसलिए मैंने शुरू में आपसे कहा कि इससे पहले आपने शांति की बात करी, शांति कहां थी भैया? जब चुनाव हुआ तो इन्हीं अलगाववादियों ने, इन्हीं आतंकवादियों ने कहा था कि हम चुनाव में वोटिंग नहीं करने देंगे, और इसीलिए हमने कहा कि कश्मीर के लोगों को, कश्मीर की जनता को नतमस्तक होकर के जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की जनता को सलाम करते हैं, जिन्होंने इन अलगाववादियों के मंसूबों पर पानी फेर करके और लोकतंत्र के पर्व में जम करके, झूम करके, पूरे जुनून और जज्बे के साथ हिस्सेदारी की और ऐसी ताकतों के मंसूबों पर पानी फेरा। और आज भी ये ताकतें हताश है, निराश है। इनके आका जो बैठे हुए हैं वो भी हताश और निराशा में ये सब चीजें कर रहे हैं, और जो कुछ भी कर रहे हैं, इसीलिए हमने कहा ये पत्थरबाजी जम्मू कश्मीर की जनता पर नहीं है, उनके शैतानी मंसूबों पर खुद अपना बंटाधार कर रहे हैं। ये आप देख लीजिए, और आने वाले दिनों में और भी कड़े कदम देखिएगा। एक अंतिम सवाल आपसे मैं करना चाहती हूँ नकवी जी, ये बहुत ही सहूलियत वाला सिचुएशन है, सहूलियत वाली परिस्थिति है नकवी जी, जो आपने क्रिएट कर ली है अपने लिए। आप ये कहेंगे कि हाँ, मसर्रत की रिहाई गलत थी, लेकिन आप सरकार में बने रहेंगे, तो आपके उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर कर क्या रहे हैं? क्या मतलब है सरकार में बने रहने का? या तो आप स्टैंड ले, या फिर आप भागीदार हैं हर फैसले के। अब आप ये कह के नहीं कह सकते कि ये गलत था, ये नहीं होना चाहिए था। आप भागीदार हैं। नहीं, हम नहीं, बिल्कुल हाँ, इसीलिए हम कह रहे हैं ना। देखिए क्या है, 25 सीटें हमको दी, जनता ने जनादेश दिया, जनता ने हमें चुना, और हमें जनता ने इसीलिए चुना कि एक सुरक्षित कश्मीर चाहते थे लोग, एक समृद्ध कश्मीर चाहते थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और एक जो है वहां पर जो है वो एक सुकून का माहौल चाहते थे जी। अगर हम सरकार में ना होते और अगर कोई और सरकार में साथ में होता, कांग्रेस होती या कोई और होता, तो मैं इसमें इस वक्त राजनीति नहीं कर रहा हूं। इससे पहले भी हमने जम्मू कश्मीर के हालात को देखा है। जम्मू कश्मीर में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी, तब भी हमने देखा है कि कितना अलगाववादियों के प्रति और आतंकवादियों के प्रति उनका मोह था। हमारा मोह नहीं है, हम ऐसी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं और देंगे, और हम सरकार में हैं, इसीलिए जो है वो 24 घंटे में कार्रवाई हो रही है। कौन रखा? मैं पाकिस्तानी झंडे फहराऊंगी। आपको मोह है नकवी साहब, आपको मोह है अलगाववादी लोग के पक्ष में। प्लीज एक एक करके बोले। आप सबसे निवेदन है, प्लीज बहस की मर्यादा रखें, चूंकि हम अभिजीत जी आपके पास एक बार भी नहीं आ पाए हैं। अभिजीत जी आप अपनी बात रखें, लेकिन जो सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि इस तरह की परिस्थिति को रोका जा सकता था। एक सेकंड अजय जी, आऊंगी आपके पास, प्लीज अजय जी, प्लीज थोड़ी देर बात कर रहे हैं, इनसे तो बात करें पहले आप। अंजना जी, सबसे पहले हमें तो मौका दें अपनी बात कहने का। बोले। देखें, ऐसा है कि मुझे लगता है इस समय हम सब लोगों को, चाहे ये जो भी पार्टियां हैं, इन सब लोगों को अपने इन सियासी चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। देखिए, वहां पर हमें सोचना पड़ेगा उस गरीब कश्मीरी का, उस गरीब कश्मीर के लोगों का जो बेचारे, जिसका जीवन यापन या तो शिकारे की कमाई से या किसी रेडी से या किसी से उसका अगर घर चलता है। पिछले साल जो था उनको बाढ़ ने खा लिया, उनकी रोजी रोटी वहां से छिन गई, और इस साल ऐसे हालात पैदा हो गए कि फिर से उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। वो लोग इस समय सफर कर रहे हैं। इन सबसे जरा ऊपर उठिए, इंसानियत की तरफ देखिए और देखिए कि उन लोगों को हम कैसे एक अच्छा एटमॉस्फेयर दे सकते हैं। हम वो कोशिश कर रहे हैं ऐसी राजनीति करके, जिन लोगों को पता ही कुछ नहीं कश्मीर का, जो यहाँ पर कभी आए नहीं है, वहां स्टूडियो में बैठ के ये लोग फैसला करने के यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। हम लोग इन हालातों को
तो देख रहे हैं, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। अंजना जी, आपको चाहिए पर्यटन इस को पे कितना राजनीति ना झटका करें, लगेगा इस सबसे, आप आपको पता राजनीति है? ना करें इन सबके अभिजीत जी, ऊपर। आप ये जो अभिजीत जी। हालात दिखा रहे हैं, आप जो बार बार ये वीडियो को अभिजीत दिखा रहे हैं, जी, ऐसा करके आप यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को बता रहे हैं। आप दूसरे के यहाँ बारे पर में आपको क्या पता है यहाँ मानेंगे की कि दूसरे ने क्या बैकग्राउंड किया? टूरिज्म इंडस्ट्री है, ये हालात खुद सोच जाएंगे, ये हालात आज भी खराब अभिजीत जी हुए जो है ना, हैं। आप तो इससे पुलिस ज्यादा में पहले हालात ज्यादा खराब हुए। अंजना आप जी, आहिस्ता अभिजीत आहिस्ता जी को अदालत बोलेंगे कि लेकिन हमको 10 साल अगर आप एक सेकंड, हर कोई एक साथ बोलेगा। आपसे निवेदन है, प्लीज, वक्त बहुत कीमती चीज है, इसको बर्बाद ना करें। हर कोई एक साथ बोलता है तो ना हमारे दर्शक सुन पाते हैं, ना हम समझ पाते हैं कि मुद्दे पर क्या चर्चा हो रही है। अभिजीत जी, आपने अपनी बात कह दी है, लेकिन अभिजीत जी जो तस्वीरें हैं ये देखकर पर्यटन को फायदा नहीं होगा। जो आप कह रहे हैं इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उससे उठना चाहिए। तमाम बातें अपनी जगह पर है, अच्छी से किताब इस पर लिखी जा सकती है, लेकिन जो परिस्थितियां दिख रही हैं उसमें आप कमजोर दिख रहे हैं। और इसीलिए यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आपको इस बात का अफसोस है कि आपने पहले रिहा किया, इस तरह की परिस्थिति बनी, फिर वापस आपने गिरफ्तारी की, और जो संदेश देश में गया वो बहुत अच्छा नहीं है। अजय कुमार जी, सवाल यह है कि कहीं ना कहीं आतंकवाद और अलगाववाद को लेकर कांग्रेस का जो रवैया रहा है, रुख रहा है, नीति रही है शुरू से, बार बार बातें इतिहास में आती रही हैं जिसने दिखाया कि कैसे अलगाववादियों को वहां पर बढ़ावा दिया गया वोट बैंक की राजनीति करने के लिए कांग्रेस द्वारा। ये सब जिम्मेदार है आज की परिस्थिति में। और फिर आप ओसामा जी और मसर्रत साहब कहते हैं, कैसे माने कि आप ईमानदार हैं? देखिए, पहली बात है कि अगर आप पिछले 5-6 साल का जिस तरह से यूपीए सरकार में जब सरकार में थी तो जिस तरह से आतंकवादी घटने कम हो रहे थे, वो तो आंकड़े और रिकॉर्ड की बात है। और जितने भी आप उसको अंजना जी घुमाने की कोशिश करेंगे, फैक्ट तो फैक्ट ही रहेगा। तो आतंकवादी घटने कम हुए, फिर आप भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में है वो आतंकवादी घटने बढ़ रहे हैं। दूसरी बात है कि जो आतंकवादी घटना जो जम्मू में हुए थे, पुलिस स्टेशन या हो या आर्मी कैंप में हो या वर्तमान में जिस तरह से त्राल में जिस तरह से अलगाववादी या पाकिस्तानी झंडे फहरा रहे हैं, बीजेपी और पीडीपी की सरकार है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि यूपीए सरकार का जो आतंकवादी में कश्मीर में आतंकवादी का घटना को रोकने में जो सफल रहा है, और इतिहास में आपने नेहरू जी ने भी बहुत किया था, बहुत सारे लोग उसमें शामिल थे। नेहरू जी ने आपकी बात का जवाब दें। नहीं, कश्मीर का अखंडता, भारत का अखंडता को रखने के लिए बहुत सारे कदम उठते। अब नेहरू जी के ऊपर हमला करेंगे। इन लोग जो है पुराना आरएसएस का तरीका कि राष्ट्रीय आइकॉन को गांधी जी के ऊपर हमला या किसी को और के ऊपर हमला। राकेश सिन्हा जी जवाब दीजिए। अंजना जी, एक जरूरी बात है, राष्ट्रीय आइकॉन, वक्त की कमी है, राष्ट्र के नेता के ऊपर सरदार पटेल हो, लाल बहादुर शास्त्री, हमला मत कीजिए। आप अपना रिपोर्ट कार्ड, अभी वर्तमान रिपोर्ट कार्ड दीजिए। राकेश जी, देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि खैर कांग्रेस को जो बोलना है बोल ले। देश की जनता जानती है कि 60 साल में कांग्रेस ने कश्मीर को कहां पहुंचाया, उस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। दो यथार्थ को समझिए। कश्मीर में एक छोटा सा एक प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट है, इस यथार्थ को समझना पड़ेगा, और बहुत छोटा है। उन्होंने अपनी औकात चुनाव में देख ली, चुनाव के बाद अभी भी देख ली। एक दूसरा, गिलानी बूढ़ा हो चुका है, हुर्रियत नेता गिलानी बूढ़ा हो चुका है, थक चुका है, उसका सक्सेसर बनने की भी ये होड़ लगी हुई है। उसमें एक मसरत भी है। मसरत एक छोटा कस्बाई नेता है। मुझे लगता है कि इन सब परिस्थितियों में जो सरकार कर रही है उसे इस कठिन परिस्थिति में कठोरता से निपटना चाहिए, और मसरत को छोड़ना निश्चित रूप से चूक थी। लेकिन उस चूक के बावजूद भी आज इस चूक तो हुई। एक बात सुन लीजिए, मैं पूरी बात कर लूं। चूक हुई थी और उस चूक को दूर करें, अगली बार ऐसी रिपीट ना हो। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा कश्मीरी पंडितों को वहां बसाए जाने की घटना, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की घाटी में सरकार चले, यह प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट को बर्दाश्त नहीं हो सकता है। कि समाजवादी पार्टी तो बर्दाश्त कर ले, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो बर्दाश्त कर ले, जो वोट बैंक की राजनीति आप करते हैं वही पीडीपी ही करती है। पीडीपी और आप दोनों साउथ की तरह व्यवहार कर रहे हैं। पहले तो बोलते कि बसाना है, आप देखिए, कांग्रेस, पीडीपी और समाजवादी एक ही गोत्र के हैं, तीनों ही वाले हैं, और भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति के कारण स्थिति बदल रही है। कश्मीरी पंडित को बसाइए अगले एक साल के अंदर। जल्दी से गौरव जो है हर वक्त कश्मीरी पंडित, प्लीज अजय कुमार जी, प्लीज एक सेकंड, गौरव भाटिया जल्दी से। नहीं, क्योंकि अंजना जी हर वक्त कश्मीरी पंडित को एक इतना कहना चाहता हूं कि राजनीति बीच में ना लाते हुए मुख्तार अब्बास जी से हमने प्रश्न किया। हमने प्रश्न उनसे केवल इतना किया कि अंद्राबी के खिलाफ, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये वक्त की कमी है, मुझे सभी का धन्यवाद करना पड़ेगा, आपका भी अभिजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो हालात पैदा हुए हैं उसमें कम से कम 92% हल्ला बोल देखने वाले दर्शक ये मानते हैं कि हाँ, जिम्मेदार सरकार है, ढूंढमूल रवैया है। जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ढूंढमूल रवैया सरकार का जिम्मेदार है जो परिस्थिति जम्मू कश्मीर में उभरी है, 92% हल्ला बोल देखने वाले दर्शक मानते हैं कि हाँ, सरकार का कमजोर रुख इसके लिए जिम्मेदार है।
इसी जवाब के साथ आपको छोड़े जाते हैं। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।